यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं जो आपका नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर था उसका डिटेल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कराते टाइम दो चीजों को मैं ध्यान रखूंगा। नंबर वन कि जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आया था पहले उसको थोड़ा बहुत 1 मिनट देके आपको रिवाइज करा दूंगा प्रोविजन, कि कोई अगर बच्चा है जिसको कंसेप्ट भूल गया या कंसेप्ट क्लियर नहीं था तो उसको भी पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक। दूसरी बात कि अगर कहीं पे भी एजम्पशन लेने की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन में तो अप्रोप्रिएट एजम्पशन लेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं अपना नवंबर 2022 अकाउंट का सॉल्यूशन। आगे वीडियोस में मैं एडवांस अकाउंट का भी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, एफएमएनई को, इनका भी सॉल्यूशन दूंगा। जिसका सॉल्यूशन आपको पहले चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चलो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। पहला जो क्वेश्चन है वो होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखो, ये आया है AS2 से एंड AS2 है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। काफी सिंपल है। यहाँ पे देखिए एक रॉ मटेरियल है ए जो बन के फिनिश गुड्स बी में कन्वर्ट होता है। रॉ मटेरियल का यूनिट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट है। रॉ मटेरियल बाई करते हैं तो कॉस्ट प्राइस और फ्रेट इनवर्ड दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉस्ट में क्या क्या जोड़ते हैं रॉ मटेरियल का, परचेज प्राइस प्लस ऑल अदर कॉस्ट विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग द मटेरियल टू प्रेजेंट लोकेशन। यानी कि प्रेजेंट लोकेशन मान लो आपका स्टोर, वहां तक लाने के जितने भी खर्चे होते हैं सब उसमें जोड़ेंगे। अगर कोई खर्चा रिकवर हो जाएगा बाद में वो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए टैक्स अगर उसका आपको क्रेडिट मिलता है आप नहीं जोड़ते, टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा वो भी आप जोड़ोगे। ठीक है, चलो ये दिया है रॉ मटेरियल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कोई बात नहीं। फिनिश गुड्स बी है, उसका क्लोजिंग स्टॉक यूनिट आपको दिया है 31 मार्च 2022 को। एंड फिनिश गुड्स के कॉस्ट में क्या आता है, फिनिश गुड्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मटेरियल तो लगेगा, लेबर भी लगेगा, ओवरहेड भी लगेगा। ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड होते हैं, फिक्स ओवरहेड होते हैं। ठीक, अब देखो मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड ये डायरेक्ट खर्चा है, पर यूनिट आपको दिया रहेगा हमेशा। लेकिन फिक्स ओवरहेड इन टोटालिटी में इनकर्ड होता है तो हमेशा पर यूनिट नहीं देगा आपको, इन टोटालिटी में देगा। आपको एक रिकवरी रेट यानी कि पर यूनिट कितना रिकवर होना चाहिए आपको निकाल के जोड़ना पड़ेगा, फिर आपका आएगा पर यूनिट कॉस्ट। साथ ही में आपको क्या दिया है कि फिक्स ओवरहेड इतना है, नॉर्मल कैपेसिटी इतना है, तो डिवाइड कर देंगे तो रिकवरी रेट आ जाएगा कि पर यूनिट फिक्स ओवरहेड कितना चार्ज करना है। ठीक है, कह रहा है कि 31 मार्च यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स 31 मार्च 2022 को when the selling price of finished goods is 360। फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस दिया है 360। ठीक, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं दिया है तो एनआरबी इसके लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ही हो जाएगा 360। चलो अगर आप इसको करते, आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन में है कि एक रॉ मटेरियल है, रफली मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, फाइनल आंसर कितना आएगा ये आप टैली कर लेना। और ये फिनिश गुड्स है। ठीक है, रॉ मटेरियल ए कन्वर्ट किस में होता है, फिनिश गुड्स बी में। ठीक, इसका आपको यूनिट दिया है 750, इसका आपको यूनिट दिया है क्लोजिंग स्टॉक यूनिट 1600। इसका कॉस्ट कितना आएगा, तो सर परचेज कॉस्ट तो लेंगे ही, कितना है 150। हाँ, और 10 रुपया जो अपना है वो भी लेंगे तो कॉस्ट आ गया 160। रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है 152। अगर आप फिनिश गुड्स की बात करें तो इसका कॉस्ट कैसे निकलेगा, देखो आप मटेरियल जोड़ोगे, मटेरियल कितना लगा फिनिश गुड्स में पर यूनिट, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, तो ये आ जाएगा 360 तीनों जोड़ के। ठीक है, साथ ही में फिक्स ओवरहेड भी आपको निकाल के जोड़ना पड़ेगा। बताओ 1 लाख का फिक्स ओवरहेड है और 20,000 यूनिट यानी कि 5 रुपया आएगा, ये भी जोड़ोगे तो कॉस्ट आएगा 365। आप लिख लेना ऐसे सॉल्यूशन में, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टाइम में सेव करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत। कॉस्ट आ गया 365 और इसका जो एनआरवी है वो है 360। बताओ जरा AS2 क्या कहता है, वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स पे आते हैं। सिंपल, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे आपको वैल्यू करनी पड़ेगी। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी निकलेगी फिनिश गुड्स की, इस पे आपको वैल्यू करना पड़ेगा। प्रोविजन पहले प्रॉपर लिखना फिर सॉल्यूशन करना, तभी मार्क्स मिलते हैं। 1600 यूनिट है इंटू 360, 5,76,000। तो फिनिश गुड्स का आना चाहिए आपके सॉल्यूशन में आंसर। आ जाओ अब रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हमने कैसे पढ़ा है, अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे वैल्यू है तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, पर इस केस में तो है नहीं। इस केस में कॉस्ट से नीचे एनआरबी पे वैल्यू है तो फिनिश गुड्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू कर देते हैं रॉ मटेरियल।
तो रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना आएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 152 इंटू 750, 1,40,000 यूनिट, इतना ही था ना रॉ मटेरियल का। चलो, और दोनों को जोड़ दो तो ये आते हैं टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक है 6,90,000। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। बी नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, सिंपल था, बुक में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आपने बुक में से क्वेश्चन देखा हो तो इजीली बन जाएगा। वैसे भी अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़े होंगे तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ जरा देखते हैं क्या पूछ रहा है कि एक तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। क्यों बोला है, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो और एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो में ट्रांजेक्शन के फर्क पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट पे करना एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, फाइनेंशियल आउटफ्लो है, लेकिन वही एक फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ऑपरेटिंग आउटफ्लो है। ठीक है, चलो डिविडेंड पे किया है, फाइनेंसिंग में जाएगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से जो कमाते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो में आता है, तो उस पर जो टीडीएस कट गया वो आउटफ्लो का काम करता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लोन एंड एडवांस गिवन टू सप्लायर, देखो इतने वर्ड से आपको पकड़ लेना चाहिए कि ऑपरेटिंग में आनी चाहिए। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, लेन देन में अगर लोन ऑफ एडवांस हम देते हैं तो ऑपरेटिंग है। लोन एडवांस हम पैसे कमाने के मोटिव से देते हैं, इंटरेस्ट कमाने के मोटिव से देते हैं, डिविडेंड कमाने के मोटिव से पैसे लगाते हैं, वो सारे क्या है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो सप्लायर को दिया है, कई बार हमें एडवांस दे देना पड़ता है, ऑपरेटिंग। डिपॉजिट विद बैंक, अ टर्म लोन ऑफ 2 years, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, ये क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यही लॉस ऑफ कोई प्लांट एंड मशीनरी में लॉस हुआ होता, उसका क्लेम होता तो कहाँ लिखते आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लोन एंड एडवांस गिवन टू सब्सिडरीज एंड इंटरेस्ट ऑन, ये क्या है, इन्वेस्टिंग है। बोनस शेयर, बोनस शेयर कैसे होता है, इट इज जस्ट अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व से पैसा निकाला, रिजर्व से अमाउंट निकाला और शेयर कैपिटल में जोड़ दिया। बोनस शेयर रिजर्व को ही तो यूटिलाइज करके हम देते हैं, है ना, तो बोनस शेयर से कोई कैश इनफ्लो नहीं आती है। टर्म लोन रिपेड, लोन अगर लिया, फाइनेंसिंग है तो उसको रीपे किया, वो भी फाइनेंसिंग है, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर सी एस 11 से आया था, देखते हैं। जज लिमिटेड परचेज अ मशीनरी $20 20,000 का, ठीक है, 31 दिसंबर 2021, पेबल आफ्टर 4 मंथ, यानी कि ये जो कंपनी है इसने मशीनरी डॉलर में परचेज किया है, तो 4 महीने बाद इसको $20,000 पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इट इंटर्ड इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 4 मंथ, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है ना वो इतने में बाई किया है। ठीक है, चलो, और 31 दिसंबर, एक्सचेंज रेट ये क्या है, जिस दिन हम फॉरवर्ड ले रहे हैं उस दिन के रेट को क्या बोलते हैं, स्पॉट रेट। ठीक है, आप कैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस को जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है रिकॉग्नाइज करोगे, देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज मैंने पढ़ाई थी, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर हम हेज के लिए ले रहे हैं और दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम स्पेकुलेशन या फिर ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या पढ़ाया था कि अगर कोई हमारे पास पैसे लेने हो, है ना, डॉलर में इनफ्लो हो या किसी भी फॉरेन करेंसी में इनफ्लो आने हो या आउटफ्लो करने हैं, हमारे केस में हमें पेमेंट करनी है ना, यानी कि कोई एसेट हो जो फॉरेन करेंसी में हो, रियलाइज होने वाला हो, या कोई ऑब्लिगेशन हो, उसको हेज करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें डॉलर में पे करनी है, अगर डॉलर बढ़ जाता है तो हमें नुकसान होगा, है कि नहीं। तो अगर किसी भी ट्रांजेक्शन को हेज करने के लिए हम फॉरवर्ड बाई करते हैं तो वो है हेजिंग। सिमिलरली अगर हम सिर्फ फॉरवर्ड बाई और सेल करते हैं कि उसका डिफरेंस जो है उसको कमा सके तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन। यहाँ पे मशीनरी परचेज किया है इसलिए फॉरवर्ड लिया है हेज करने के लिए, तो ये हेजिंग है। और हेजिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लॉस होगा, फॉरवर्ड माइनस से स्पोर्ट कर दो, ठीक है, प्रीमियम आएगा, बाई पे प्रीमियम लॉस है इनटू टोटल अमाउंट से कर दो तो टोटल लॉस आएगा। ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें बांटना होता है। ठीक है, आ जाओ, 1 की सी का 1, अगर आप देखोगे 31 दिसंबर, 1 दिसंबर है कि 31 दिसंबर है,
31 दिसंबर। और कब के लिए? 4 महीने। तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल। ठीक है, बीच में एक बैलेंस शीट डेट आएगा मार्च में। इधर है 3 महीने, इधर है 1 महीना। ठीक है, हमने $20,000 के मशीनरी बाई किया है, तो फॉरवर्ड लिया है। ठीक, फॉरवर्ड रेट क्या है? ये लिया है 78.85। और स्पॉट रेट क्या है? ये लिया है 77.5। एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी सॉल्यूशन देने के लिए आपको सबसे पहले प्रोविजन लिखना चाहिए कि एज पर AS 11 अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग के लिए लेते हैं तो जो भी गेन और लॉस होता है ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमको एमोटाइज करना होता है। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करना होता है। 78.85 माइनस 77.5, 1.35। ठीक है, ये क्या आया? प्रीमियम जो हमने पे किया है। तो टोटल लॉस अगर मुझे निकालना हो, देखो इतना महंगा हमने पे किया है, टोटल $20,000 के लिए लिया होगा, तो ये आ गया 27,000। ये तो हमारे लिए टोटल इतना लॉस है। ठीक है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज करना है 4 महीने के लिए, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ 4 मंथ। तो देखो 3 महीने तो यहाँ आते हैं इसी साल में, तो इस साल में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और 1 महीना अगले साल में फॉल करेगा। ठीक है, तो अगले साल रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। तो इसको डिवाइड बाई 4 × 3 करूंगा, तो ये आ गया 20,250। ये 21-22 का लॉस है, और बचा हुआ जो लॉस है ये अगले साल आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा देखो, ट्रेड पेएबल ऑफ जज लिमिटेड इंक्लूड अमाउंट ड्यू टू स्टर्लिंग लिमिटेड दिस मच। ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड एट अ प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन अ डेट ऑफ परचेज, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट दिस मच। कह रहा है कि हमारे पास कोई फॉरेन ऑब्लिगेशन है, ठीक है, डॉलर में है, और टोटल आपको इंडियन करेंसी में उस ऑब्लिगेशन को दिया है 9,75,000। जिस दिन हमने ट्रांजेक्शन किया था, परचेज किया था, तो क्रेडिटर आया होगा। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, और उस दिन का रेट ये चल रहा था। बैलेंस शीट डेट पे क्या रेट है? 79। और जिस दिन हमने सेटल किया, फ्यूचर में पेमेंट किया, उस दिन रेट है ये। जरा पहले लिख ले, फिर आपको प्रोविजन याद दिलाता हूं। एक होता है ट्रांजेक्शन डेट, एक होगा बैलेंस शीट डेट, और एक होगा सेटलमेंट डेट। एक होगा सेटलमेंट डेट। देखो, जिस दिन हमने ट्रांजेक्शन किया उस दिन का रेट था 75, बैलेंस शीट पे ये हो गया 79, और जिस दिन हमने सेटलमेंट किया ये रेट था 78.3। करेक्ट? हाँ जी। और जिस दिन ट्रांजेक्शन किया उस दिन जो टोटल इंडियन करेंसी में अमाउंट था वो था 9,75,000। इतने का हमारे पास क्रेडिटर होगा अगर हमने उधार में खरीदा है। तो बताओ, डॉलर में अगर मैं बोलूँ तो कितने डॉलर का हमने खरीदा होगा? 9,75,000, और उस दिन का रेट था 75 का, $13,000, है ना, इज इक्वल टू कितने डॉलर का? अब जो भी मोनेटरी आइटम है, प्रोविजन याद करो, मोनेटरी आइटम का हमने क्या पढ़ा है कि बैलेंस शीट डेट पे मोनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करते हैं, यानी कि इस रेट पे आपको क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बताओ, $13,000 का क्रेडिटर है, रेट बढ़ गया 79 का, तो पता है इतने का क्रेडिटर हो जाएगा। और ये जो लॉस है 52,000 का, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इस साल। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है, देखो 79 क्रेडिट रेट बढ़ा था तो ज्यादा हमें क्रेडिटर को पेमेंट करनी पड़ी, तो लॉस हमने बुक कर लिया। अगली बार क्रेडिटर तो इतने पे चल रहा है, 79 पे हमने रिकॉर्ड कर रखा है एक्सचेंज रेट पे, पर हमें पेमेंट कम रेट से करनी पड़ी, तो हमारे लिए गेन है। कितना गेन है? 79 माइनस 78.3, 79 माइनस 78.3 इंटू 13,000, तो ये 9,100 का प्रॉफिट आ रहा है, जो अगले साल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ये लॉस इस साल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये है AS 13 से।
ठीक है, चलो पढ़ो जरा। अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेड इन अ रिचेल लिमिटेड कैरिड इन अ बुक ऑफ जिया लिमिटेड, ठीक है, 1 लाख का जिया लिमिटेड के बुक में एक इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, किस कंपनी में कर रखा है, रिचेल लिमिटेड के। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिचेल लिमिटेड रिसीव्ड इन मई 2021 showed that the company had been occurring cash losses with decline market share and long term investment will not fetch more than 55,000, ठीक है, ये तो एक हो गया लॉन्ग टर्म की कहानी। दूसरा देखो, 31 दिसंबर 21 को जिया लिमिटेड मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,04,000 इक्विटी शेयर में, किसके, गैरी लिमिटेड कंपनी के इक्विटी शेयर में हमने 4,000 शेयर खरीदा 5 लाख का, ठीक है, कोई बात नहीं, उस समय ये रेट था। विथ इंटेंशन टू होल्ड इट फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। एस 13 का जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन है, करेंट इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन हो, यही कहता है कि इंटेंशन जब आप बाई करते हो तो 12 मंथ से कम का होल्ड करने का है, मोर देन 12 मंथ का है तब तो खैर वो लॉन्ग टर्म हो गया, 12 मंथ से कम का होल्ड करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपके लिए करेंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। इन फर्स्ट वीक ऑफ 2022 गैरी लिमिटेड सफर हेवी लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस was not covered by इंश्योरेंस पॉलिसी। 31 मार्च को क्या हुआ, शेयर गिर के 80 रुपए पे आ गया। बताइए पूछा गया है, हाउ डू यू डील विद द अबव इन्वेस्टमेंट इन द बुक ऑफ जिया लिमिटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ एस 13, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक जिया लिमिटेड है, जिया है कि जीवा है, जीवा लिमिटेड है, जीवा लिमिटेड है। अच्छा बताओ, इन्वेस्टमेंट में आपने क्या पढ़ा है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में, तो आपने पढ़ा होगा अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो कॉस्ट पे वैल्यू होता है। हालांकि अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन है, सरकमस्टेंसेस ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई और आपको लग रहा है ये टेम्पोररी घटी नहीं है, अब ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी ही रहेगी, परमानेंट डिक्लाइन है, तो उसके लिए आपको राइट ऑफ करनी पड़ेगी प्रोविजन फॉर डिक्लाइन बना के। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या करेंट इन्वेस्टमेंट है तो उसकी वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, करेक्ट। यहां देखो जरा, जो जीवा लिमिटेड है उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में रिचेल लिमिटेड और उसका जो कॉस्ट है वो है 1 लाख का, लेकिन कहता है जो कंपनी है ना वो हैवी लॉस सफर किया है और जो अपना इन्वेस्टमेंट है ना वो 55,000 से ज्यादा हमको नहीं देगा अगर इसको बेचने गए तो, क्योंकि लॉस किया है और बहुत लॉस करेगा, मार्केट शेयर गिरेगी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो गिरेगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेशन दिस इज अ नेचर ऑफ परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट को इतना पे वैल्यू करना है, राइट ऑफ करनी पड़ेगी आपको इन्वेस्टमेंट और वैल्यू करना पड़ेगा 55 लाख का, 55,000 का, ये आप लिखोगे 45,000 राइट डाउन करना पड़ेगा। दूसरा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो किया है उसका कॉस्ट है इतना और मार्केट वैल्यू या एनआरबी जो बोल सकते हो आप, ये कैसे निकलेगी, 4,000 शेयर है, एंड में 31 मार्च को 80 रुपए के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, तो 4,000 इंटू 80 ये आ गया 3,20,000। बताओ, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर में ये रहा लोअर, और इस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आपको 320 पे वैल्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ए में दिया हुआ है, अ फायर इनकर्ड इन अ प्रीमाइसेस ऑफ मेसेस प्रीत इंटरप्राइजेज ऑन अ नाइट ऑफ 28 सितंबर। ये एक इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी 1 डे बिफोर फायर तक कितना था ये हमें निकालना है। तो फर्म हैज टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख का विच इज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, लगा देंगे एवरेज क्लॉज, और क्लोजिंग स्टॉक पॉलिसी के अमाउंट से ज्यादा आया तो वैल्यू ऑफ गुड्स सेल्वेज ये रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। और फर्म कंटिन्यू टू मेंटेन सेम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर, तो इस साल का जीपी रेशियो कैसे ले लेंगे, पिछले साल की हिस्ट्री से उठा लेंगे, पिछले साल का ट्रेडिंग बना लेंगे और वहां से जो जीपी आएगा वही यूज कर लेंगे क्योंकि कह रहा है ना जीपी सेम है, ठीक है। ये कुछ आपको ट्रांजेक्शन का डिटेल दिया है, ठीक है। और यहाँ देखो ये पिछला साल है और अप्रैल से लेके 28 सितंबर तक यहाँ पे हमने कुछ ट्रांजेक्शन करे होंगे, उसके बाद आग लग गई, आग लगने से पहले का हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए कि आग लगने से ठीक पहले क्लोजिंग स्टॉक कितनी थी, उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि परचेज अप टू 28 सितंबर डिड नॉट इंक्लूड दिस मच फॉर विच इनवॉइस हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर दो द गुड हैड बीन रिसीव्ड इन वेयरहाउस। अब इनवॉइस आया नहीं तो परचेज में तो जुड़ा नहीं होगा, पर गुड्स आ गया तो जब आग लगी हुई तो गुड्स भी तो डिस्ट्रॉय हो गया होगा, भले इनवॉइस आया नहीं पर गुड्स तो मेरे पास थे और मेरे प्रीमाइसेस में तो आग लग गई, तो इसको जोड़ने पड़ेंगे परचेज में, ठीक है। सेल वैल्यू ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एट एडवर्टीजमेंट, इसको आपको घटाना पड़ेगा, लेकिन ये सेल वैल्यू कॉस्ट पे घटानी पड़ेगी, क्यों, देखो
जो गुड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एडवर्टीजमेंट में वो तो आपके पास था ही नहीं, तो जब आग लगी होगी तो वो गुड्स तो जला ही नहीं होगा। ठीक है, चलो। सेल अप टू दिस इंक्लूड दिस मच फॉर विच गुड्स हैज नॉट बीन डिस्पैच। अब देखो, सेल्स में जब हम सेल करते हैं तो गुड्स भी डिस्पैच हो जाता है, तो वो गुड्स तो जलते नहीं है क्योंकि आग लगी तो वो गुड्स तो चला गया। पर यहाँ पे गुड्स डिस्पैच ही नहीं हुआ, बेच दिया है, पर हो सकता है बाहर लेके नहीं गया होगा, तो सेल से ये अमाउंट घटानी पड़ेगी, तभी तो वो क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ेगा जाके। क्योंकि ये वाले स्टॉक जो 90,000 का है जो सेल में दिख रहा है, ये तो अपने पास ही थे, और अपने पास थे तो आग लगी होगी तो ये भी जल गए होंगे। ठीक है, 31 जुलाई को गुड्स वर्थिंग 1.5 लाख was sent to RAM on approval basis for which on approval basis which was included in sale, but no approval has been received for 2/3 of the good sold to them till this much। देखो 2/3 कितना होगा, 1 लाख। 1 लाख के लिए कोई अप्रूवल नहीं आई, तो एक तो सेल से हटा हुए 1 लाख, अप्रूवल नहीं आई तो सेल नहीं है। दूसरा, अप्रूवल नहीं आई पर सिर्फ सेल से हटाओगे तब तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, पर वो गुड्स तो रियल में अपने पास है ही नहीं, क्योंकि हमने अप्रूवल बेसिस पे भेजा है। गुड्स तो किसके पास है, थर्ड पार्टी के पास, जो लेके गया है, भले ही अप्रूव किया है या नहीं किया है, पर गुड्स नहीं है ना, तो अलग से आपको क्रेडिट साइड में इसको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, कॉस्ट पे। चलो, अगर मैं इसको बोलूं तो सबसे पहले तो आप करो 2K में क्या करते, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते पिछले साल का। ठीक है, उसमें डालते पर ओपनिंग स्टॉक, उसमें डालते परचेज, उसमें डालते सेल्स, उसमें डालते क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट, और ये आ जाता आपका जीपी। कोई वेजेज वगैरह डायरेक्ट खर्चा वो भी डालते पर दिया नहीं है। और जरा फटाफट से करो, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 525, क्लोजिंग स्टॉक 4,20,000। ओपनिंग स्टॉक 5,25,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,20,000। उसके बाद परचेज है 37,35,37,35,000 का, और जो अपना सेल्स है ये 48 लाख का। पिछले साल का बस इतना इन्फॉर्मेशन। जरा ग्रोस प्रॉफिट निकालो, 9,60,000। अब टोटल कर लेना, ठीक है। और जीपी रेशियो अगर मैं बात करूं तो कैसे निकलेगा, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, अब आप निकालते मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। पीरियड लिख लेना, कब से, 1/4/2021, 2022। ठीक है, आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक लिखोगे आप, परचेज लिखोगे फटाफट। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक पूरा लिखना है, मेरा तो काम है बस आपको सॉल्यूशन कराना, पर आपका काम है अच्छे से प्रेजेंट भी करना। हमें टाइम बचाना है, फटाफट कर रहे हैं। बाई सेल्स लिखोगे। ठीक है, जरा देखो ओपनिंग स्टॉक पिछली बार का क्लोजिंग, परचेज कितना है, तो परचेज है 27,22,000। पता है इसमें से दो चीजें घटानी है। नंबर 1, एक चीज जोड़ना है 1,20,000 का, आप जोड़ दोगे, रफली कर रहा हूं, आप हेडिंग लिख के जोड़ना कि परचेज नॉट रिसीव्ड, गुड्स नॉट रिसीव्ड बट इनवॉइस रिसीव्ड करके। ठीक है, और दूसरा आपको घटाना है, कौन सा घटाना है, ये 90,000 का जो अपना है। देखो 90,000 सेल वैल्यू है, इंटू 80 कर दोगे तो 80% अपना कॉस्ट है, क्योंकि 20% जीपी मार्जिन हम मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा परचेज। इधर ग्रोस प्रॉफिट लिखोगे, इधर सेल्स में से देखो क्या क्या घटाने हैं। तो एक तो अपना सेल्स है 33,30,000, 1 लाख घटाने, अप्रूवल बेसिस में गुड्स भेजा था, अप्रूव ही नहीं हुआ। और कुछ और भी घटाना है ना, 90,000 घटाना है, गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ था। ठीक है, चलो बाय।
गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल लिखोगे, वो 1 लाख का गुड्स है, उसका 80% करोगे तो 80,000 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक आपको बैलेंस में। चलो सेल्स बताओ। और इसका हमने करा अगर 20%, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 5,98,000। करो जरा फटाफट, देखो क्लोजिंग स्टॉक अपना आया 5,98,000। पहले लिखना है हेडिंग, अमाउंट ऑफ क्लेम कितना होगा, फिर अंडरलाइन करना, फिर ये सॉल्यूशन देना। इसमें से सेल्वेज वैल्यू अगर हम घटा देंगे, 62,500 है ना सेल्वेज वैल्यू, देखना सेल्वेज वैल्यू 62,500 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक, कितना आएगा 535,500, ठीक है। और क्लेम अगर आपको निकालना है, अमाउंट ऑफ क्लेम, देखो इतना लॉस है ना, ठीक है। पॉलिसी हमने कितने का लिया था, 5 लाख का, पर क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,98,000। बताओ ठीक है, पॉइंट में है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। चलो अगला देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से क्वेश्चन है। और क्वेश्चन किस चीज पे है, तो क्वेश्चन है शेयर्स पे। बड़ा आसान है, शेयर्स में ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है, परचेज, सेल, बोनस शेयर, राइट शेयर, डिविडेंड। हो सकता है डिविडेंड में इंतरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा आपके पास इन्वेस्टमेंट का, जो इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग वैल्यू होगी, वो हो सकता है एवरेज कॉस्ट या फिर फीफो मेथड से वैल्यू करवा दे। ठीक, कुछ ना बोले तो एवरेज कॉस्ट पे हम वैल्यू करेंगे। चलो, सौरभ के पास 10,000 इक्विटी शेयर है। नॉमिनल वैल्यू, ये कहाँ जरूरी है, अगर डिविडेंड देता है तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे मिलती है, ठीक है। और उसका जो बुक वैल्यू मतलब बुक में जो कॉस्ट है वो 7 रुपीज पर शेयर है, कोई बात नहीं। 7 जुलाई को, अच्छा एक बात बताओ, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो साल खत्म कब होगी, 31 मार्च 2022 को। 4 जुलाई को परचेज किया इतना, ये रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। फिर 31 जुलाई को हमें बोनस एंड राइट अनाउंस हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। और बोनस मिला 5 अगस्त को, अगर आप इसको करो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का भी, ठीक है। एक तो देखो डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर डेट का कॉलम डालना आप लोग, क्योंकि डेट का कॉलम तो आप लोगों को मैंडेटरी है, मुझे मैंडेटरी नहीं है, स्पेस भी नहीं है यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, ठीक है। और शेयर में आप क्या लिखोगे, तो एक तो नंबर ऑफ शेयर का कॉलम होना चाहिए आपके पास, डिविडेंड का कॉलम होना चाहिए और कॉस्ट का कॉलम होना चाहिए, ठीक है। साथ ही में यहाँ पे भी डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद क्या डालोगे, नंबर ऑफ शेयर, डिविडेंड एंड कॉस्ट का कॉलम, ठीक। चलो, टू बैलेंस बीडी लिखोगे, 10,000 शेयर थे, 7 के हिसाब से 70,000 हो गया। 4 जुलाई को बाई किया है ना, 4 जुलाई को बाई किया है, हाँ। तो 4 जुलाई का डेट डालोगे और लिखोगे बैंक, कितना बाई किया है, 7,500। 7,500 से 10 रुपए के रेट से 75,000 हो गया। अगला बोनस अनाउंस हुआ, उसका कोई एंट्री नहीं, जिस दिन मिलेगा उस दिन करेंगे। 5 अगस्त को बोनस डिक्लेयर हुआ, कैसे डिक्लेयर हुआ, 1 for every 5, कोई बात नहीं। देखो 2 बोनस शेयर, जब भी हमें बोनस मिलता है हमें कुछ पेमेंट नहीं करनी होती। बोनस मीन्स इट इज जस्ट अ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व को यूटिलाइज करके शेयर कैपिटल बढ़ा रहे, ठीक। आपको शेयर तो मिल जाएगा, बदले में आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी। अब 1:5 के रेशियो में मिल रहा है, तो 10,000 शेयर है, 7,500 और आ गया, 17,500 से डिवाइड बाई 5 करूंगा, 3,500 बोनस शेयर मिलेगा, ठीक। अगला देखो, कह रहा है राइट इश्यू हुआ 12 सितंबर को, विच वॉज इंटाइटल टू होल्ड कितना, 2 शेयर फॉर एवरी 7, हर एक शेयर होल्डर को क्या इंटाइटल है राइट का,
7 के बदले 2 शेयर मिलेगा और 2 रुपए में आप बाई कर सकते हैं। ओके, शेयर होल्डर वेयर इंटाइटल टू ट्रांसफर देयर राइट फुल और पार्ट। जिसको नहीं खरीदना राइट, वो अपना राइट किसी को ट्रांसफर कर दे, उसके बदले वो खरीद सकता है। मिस्टर सौरभ, जिसका हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे, सोल्ड कर दिया अपना सारा राइट निहल को ₹1.5 पर शेयर में, कोई बात नहीं। सेल कर दिया, बाई किया नहीं, तो बाई का तो एंट्री आएगा नहीं, जरा वर्किंग नोट में देखना, ठीक है। नंबर ऑफ राइट शेयर कितना मिलेगा उसको, चलो 10,000 शेयर था, 7,500 और आ गया, बोनस शेयर है, 2:7 करो, बताओ जरा। 6,000। और इसका जो सेल प्रोसीड है कि उसने राइट बेच के कितना पैसा उसको मिला, तो 6,000 इंटू 1.5 करोगे तो ये आ जाएगा ₹9,000, ठीक है। चलो, सेल प्रोसीड ऑफ राइट शेयर जो है, राइट इंटाइटलमेंट जो है, आप उसको अगर सेल करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, एक किस्म का इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा। बहुत सारे बच्चे, और इसको लिख देना, इट शैल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे बच्चे इधर डिविडेंड की इनकम में भी लिख देते हैं, ये गलत है। ये इनकम कौन सा है, सिर्फ शेयर से जो डिविडेंड आ रहा है वो, तो आप जो राइट इंटाइटलमेंट का पैसा है ये पीएल में भेज दीजिए। आखिर में देखो डिविडेंड भी पीएल में ही लास्ट में ट्रांसफर होना है, लेकिन ये अच्छा अप्रोच नहीं है। आप यहीं पे लिख देना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगा बोल के, ठीक है। और अगर टैक्सेशन की बात करूं तो इस पे लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आगे चलो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड हुआ फॉर द ईयर एंडिंग दिस ईयर, पिछले साल का है ना, 2021 कह रहा है, 25%। और सौरभ ने डिविडेंड रिसीव किया 19 सितंबर को। चलो डिविडेंड की एंट्री पास कर दे, ये लिखोगे बाई बैंक। डिविडेंड कितना मिला वैसे, 25%। बताओ, फेस वैल्यू अपना डिविडेंड पर शेयर अगर मुझे निकालना हो तो ₹2 का फेस वैल्यू है, इसका 25% कितना आएगा, 0.5 कर लो, 2 इंटू 25, ठीक। टोटल डिविडेंड पता है कितना आएगा, अच्छा देखो, पिछले साल के लिए डिविडेंड अनाउंस हो रहा है, इट इज अ फाइनल डिविडेंड, पिछले साल की कमाई से हो रही है, तो इस बार जो बोनस और राइट शेयर हमें मिले हैं, इस पे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये इंतरिम डिविडेंड होता है तो मिलता है, ठीक, क्योंकि इंतरिम डिविडेंड इसी साल की कमाई से दिया जाता है। अब सिर्फ ओपनिंग शेयर जो ओपनिंग में आपने आपके पास था और जो परचेज किया आपने उस पे मिलेगी, ठीक। ओपनिंग में 10,000 थे, करेक्ट, शेयर आपके पास, 0.5 के हिसाब से कितना आएगा, 5,000, और एक जीरो ज्यादा हो गया, 5,000, और परचेज आपने 7.5 से किया है, 0.5 के हिसाब से करोगे 3750 आएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो है ये तो आपके लिए डिविडेंड इनकम है, और ये जो है ये आपके लिए है रिकवरी ऑफ कॉस्ट, क्योंकि शेयर तो इस बार आपने परचेज किया, डिविडेंड तो पहले ही कमाई से मिल रही है, ठीक। तो इसके लिए पोस्ट इक्विजिशन और इसके लिए प्री इक्विजिशन अर्निंग है, प्री इक्विजिशन डिविडेंड है, ठीक है, क्योंकि आपको खरीदने से पहले की कमाई से डिविडेंड मिल रही है और उसको रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी आप खरीदे होंगे ना, तो जो भी इंसान आपको ये शेयर बेचा होगा 7.5, वो डिविडेंड का दाम भी जोड़ के बेचा होगा। मान लो मुझे पता है कि मेरे शेयर पे ₹2 डिविडेंड मिलना है, तो सिर्फ मैं मार्केट प्राइस पे नहीं बेचूंगा, उसमें ₹2 और ऐड करके बेचूंगा, और लॉजिकली बोलूं तो मार्केट में ऑलरेडी ₹2 ऐड करके शेयर प्राइस बड़े होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो इंसान सेल करता है उसको ये बात पता होती है कि इस पे डिविडेंड मिलने वाला है, तो डिविडेंड का भी पैसा उस प्राइस में जुड़ा होता है। तो आपके लिए जो आपने बाई किया, ये बायर के लिए क्या हो जाएगा, जो बाद में डिविडेंड मिलेगा, इट इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलो, डिविडेंड आपको 5,000 और रिकवरी ऑफ कॉस्ट कितना, 3750। आगे है 11 दिसंबर को सेल किया है 7,500 शेयर ₹8 के हिसाब से, कोई बात नहीं, बाई बैंक, ये क्या है, सेल, और ये क्या था, डिविडेंड, ठीक है। जरा आओ, 11 दिसंबर को सेल किया है, बताओ सेल प्रोसीड कितना होगा। अब देखो 7,500 बेचा है, ₹8 के हिसाब से 60,000, हमें कॉस्ट भी तो घटानी पड़ेगी शेयर की। अब देखो, कॉस्ट में कुछ ना बोले तो एवरेज कॉस्ट मेथड, वैसे जो एएस है वो दो ही मेथड को सजेस्ट करता है, फीपो एंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है, इसीलिए कुछ ना बोले तो हमेशा एवरेज कॉस्ट मेथड से हम करते हैं, ठीक है। चलो,
एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट ऊपर ले लोगे 70,000 प्लस 75,000, भूलना मत इसको घटाना, रिकवरी ऑफ कॉस्ट माइनस 3750। चलो 70,000 प्लस 75,000 माइनस 3750, करेक्ट। डिवाइड बाय कितने शेयर है अपने पास बताओ, ये प्लस ये प्लस ये 21,000, तो इतने शेयर का कितना, ये आ गया 5446। चलो राउंड ऑफ कर दिया है मैंने, ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट। ठीक है, अब डालोगे नंबर ऑफ शेयर कितना गया 7,500, कितने में बेचा आपने 60,000 में, और जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके आप डाल दोगे 9554। ठीक है, चलो अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, अब आपको क्या करना है, लास्ट में क्लोजिंग वैल्यू निकालनी है। ठीक, मार्केट प्राइस कितना दिया है 7 रुपया। चलो, और हम वैल्यूएशन करते कैसे हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। आना जरा 31/3 को क्या करेंगे, कॉस्ट जो है वो तो बड़ा सिंपल है, अपने पास शेयर कितना है 21,000 में से 7,500 बिक गया 13,500। चलो मार्केट प्राइस पहले निकाल लेते हैं, 13,500 इंटू 7 रुपीज है ना, 7 रुपीज 94,500। अच्छा कॉस्ट कितना है देखो, यहीं से आपको निकल जाएगा। ठीक, टोटल जो अपना कॉस्ट था 70,000 प्लस 75,000 माइनस 3750। ठीक है, 1,41,250, जिसमें से हमने बेच दिया उसका कॉस्ट घटाया है 5446, तो बचा हुआ जो ये 90,804 है, ये है कॉस्ट। और वैल्यू किस पे होगी, विच एवर इज लोअर पे, लोअर कौन सा है, लोअर है ये, तो यही आप डालोगे। बैलेंस सीडी लिखोगे, 13,500 है, 13,500 शेयर है, कॉस्ट है 90,804। अगर आप ये करते हैं उसके बाद देखो ये बैलेंस कर लेना, शेयर बैलेंस हो जाएगा, इधर डिविडेंड है तो डिविडेंड कहाँ चला जाएगा, पीएल में है ना, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा और कॉस्ट भी बैलेंस हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है, ये है ब्रांच का क्वेश्चन, और ब्रांच में भी कौन सा मेथड पूछा है तो आपको क्लियरली दिया हुआ है, वैसे आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं। ब्रांच स्टॉक बनाइए, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाइए, ब्रांच एडजस्टमेंट, और 4 अकाउंट पूछ रहा है, ब्रांच पीएल अकाउंट बनाइए। ठीक है, स्टॉक एंड डेटर मेथड से डिपेंडेंट ब्रांच की क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि ब्रांच जब गुड्स भेजता है ना तो 60% कॉस्ट पे चार्ज करके भेजता है, एचओ जब गुड्स भेजता है, यानी कि 100 रुपए का गुड्स हो तो 60 चार्ज करके 160 पे भेजेगा। ठीक है, यही जो प्राइस है 60 चार्ज करके 160 पे भेजेगा, इस प्राइस पे ब्रांच गुड्स सेंड करता है, सॉरी हेड ऑफिस गुड्स सेंड करता है ब्रांच को। ठीक है, और ये छोटे मोटे दिया है कि जो भी ब्रांच सेल करेगा, ब्रांच के जो भी खर्चे हैं वो हेड ऑफिस रिइम्बर्स कर देती है, दिल्ली हेड ऑफिस। ठीक है, ब्रांच छोटा मोटा लेजर, सेल्स लेजर एंड सर्टेन नेसेसरी सब्सिडी रिकॉर्ड मेंटेन करता है, बचा हुआ पूरे रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, दिल्ली हेड ऑफिस। तो ये हमने तो पढ़ा ही है डिपेंडेंट ब्रांच में कि ब्रांच छोटे मोटे चीज मेंटेन करता है, पूरा डिटेल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता, वो कौन करता है, हेड ऑफिस करता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, गुड रिसीव फ्रॉम दिल्ली एट सेलिंग प्राइस। ठीक है, वैसे हम इसको क्या पढ़ते हैं, इनवॉइस प्राइस बोल के, पर यहाँ सेलिंग प्राइस वर्ड यूज किया है तो कोई बात नहीं, सेलिंग प्राइस ही करते हैं। ठीक, ये रहा कैश सेल है, गुड्स रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को 3,000 का, क्रेडिट सेल है, नेट ऑफ रिटर्न दिया है, कोई बात नहीं। ऑथराइज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, जितना प्राइस पे हमें आया है उससे भी कम में हमने कुछ गुड्स बेचा, हो सकता है डिफेक्टिव हो गया हो, रास्ते में टूट फूट गया हो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये डेटर रिटर्न ऑफ एज अ इरिकवरेबल बैड डेप्ट है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ये डिस्काउंट अलाउड है, अपने लिए लॉस है। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को स्टॉक इन ट्रेड एट ब्रांच सेलिंग प्राइस, ये
ब्रांच का जो स्टॉक है उसका ओपनिंग स्टॉक दे रहा है, और डेटर जो है अपना भी उसका भी ओपनिंग डेटर दे रहा है। ठीक है, चलो ये देखो क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है आपको सेलिंग प्राइस पे। ऑब्वियसली हम जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है वो पूरी ही सेलिंग प्राइस पे बनाएंगे, ठीक, क्योंकि हमें जिस अमाउंट पे 100 प्लस 60 160 पे गुड्स रिसीव हो रही है ना, तो 160 के ही अमाउंट पे जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, वैसे तो इनवॉइस प्राइस बोलते हैं पर यहाँ वर्ड सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है तो इस प्राइस पे हम लोग वैल्यू करते हैं। ठीक है, ये देखो गुड्स कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच ऑन 31 मार्च, ठीक है, विद अ सेलिंग प्राइस 18 से वाज नॉट रिसीव अंटिल 5 अप्रैल। अब जब साल खत्म हुआ होगा तो गुड्स तो रास्ते में होगा, 27 को हेड ऑफिस ने भेजा और मेरे पास 5 अप्रैल को मिला। ठीक है, तो बीच में 31 मार्च को गुड्स तो ना मेरे पास है ना हेड ऑफिस के पास है, कहाँ है, रास्ते में, गुड्स इन ट्रांजिट। तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे देखते हैं पहले। एंड द सेम हैड नॉट बीन अकाउंटेड इन स्टॉक, और वो हमने अभी रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बन जाएगा, है ना, गुड्स इन ट्रांजिट, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है दोनों मिलकर टोटल क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है ये जो है 1,50,000, क्या इसको क्या एज्यूम करें कि उसमें वो गुड्स जुड़े हैं कि नहीं, जो 18 से उन्होंने भेजा है, तो मानेंगे नहीं जुड़े हैं और इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही एज्यूमशन लिख देना, इट इज एज्यूम दैट गुड्स सेंड टू ब्रांच डज नॉट इंक्लूड गुड्स व्हिच इज इन ट्रांजिट। ठीक है, और सॉल्यूशन करना। चलो फटाफट से देखते हैं, बनाते हैं। पूछा क्या क्या है आपको, एक पूछा है ब्रांच स्टॉक बनाइए, ठीक है, अगला पूछा है ब्रांच डेटर बनाइए, अगला पूछा है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए, इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगी ब्रांच का, अगला पूछा है ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए। ठीक है, चलो यहाँ पे अपने पास कुछ ओपनिंग स्टॉक है, बैलेंस बीडी करके लिखोगे, कितना है ओपनिंग स्टॉक, तो 60,000 है, और डेटर का ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये भी बैलेंस बीडी करके लिखोगे 40,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है भाई, क्लोजिंग स्टॉक 72,900। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, रिकॉर्ड करते जाते हैं सारे। गुड्स रिसीव फ्रॉम दिल्ली 150, और उसमें 18 से जोड़ दोगे 1,50,000 में 18 से जो गुड्स इन ट्रांजिट जोड़ दोगे, ये क्या नाम से लिखोगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच लेजर से। ठीक है, 151,800। ठीक, और इधर रेस्पेक्टिवली मैं गुड्स इन ट्रांजिट लिख दूं 18 से, और हमारे लिए पता है क्लोजिंग स्टॉक ये दोनों ही है। ठीक, चलो उसके बाद कैश सेल दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न दिया हुआ है, क्रेडिट सेल दिया हुआ है। गुड्स रिटर्न की किस नाम से एंट्री होगी, तो वही बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 3,000 बाई ब्रांच कैश, कैश सेल दिया हुआ है, बाई ब्रांच डेटर, क्रेडिट सेल दिया हुआ है, कैश सेल है 69, क्रेडिट सेल है 63। ठीक है, और क्या दिया है, ऑथराइज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है उससे कम में अगर बेच रहे हैं तो वह हमारे लिए नुकसान है, हो सकता है गुड्स डिफेक्टिव हो गया हो। ठीक है, तो क्या करते हैं वहां पे, एक तो वो स्टॉक से घटानी पड़ेगी, और दूसरा जो अपना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूं बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 15 से। अच्छा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है ना वो नॉर्मल या अबनॉर्मल लॉस होगा, कुछ बोला है इसके रिगार्डिंग, पढ़ लें। कह रहा है एनी स्टॉक अनअकाउंटेड, मान लो कोई स्टॉक की अकाउंट बैलेंस कर रहे हो और नहीं मिला वो गुड्स, ठीक है, तो उसको क्या मानोगे आप, नॉर्मल वेस्टेज। अच्छा, इससे फर्क पड़ेगा क्या, नॉर्मल लॉस। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट के नाम से भी आप एंट्री डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे नॉर्मल लॉस के नाम से डाला है, यानी कि मैं 2 जर्नल एंट्री अगर पास करता हूं तो नॉर्मल लॉस के नाम से आएगा, ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाता है। 60,000 प्लस 151,800, तो इधर आएगा जरा घटाओ, -3,000 -69,000
-63,000 -15 से -18 से -72,900 6 से आया। क्या फर्क पड़ेगा नॉर्मल अब नॉर्मल से? देखो, नॉर्मल लॉस टोटल जो प्राइस है वो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाती है, लेकिन अब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट जो है उस पे जो मार्जिन है, मार्कअप है, वो ब्रांच एडजस्टमेंट में, और कॉस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो अगर ये अब नॉर्मल लॉस बोलता, कुछ नहीं बोलता, तो हम एज्यूम करते तो ट्रीटमेंट फर्क पड़ता। चलो यहाँ पे आ जाओ। हमने डेटर को बेचा है ना, कितना का बेचा है? 63 का। तो ये तो अपना हो गया। साथ ही में डेटर से कुछ रिसीव भी किया होगा, कलेक्शन, कुछ डिस्काउंट अलाउड था, कुछ बैड डेप्ट थे, कैश रिसीव 48,000, डिस्काउंट 15 से, बैड डेप्ट 2,000। कैश रिसीव 48,000, डिस्काउंट 15 से और बैड डेप्ट 2,000। क्लोजिंग आ जाएगा ये। चलो ब्रांच एडजस्टमेंट में आओ। देखो ब्रांच एडजस्टमेंट क्या है? सिर्फ मार्कअप यहाँ पे लिखते हैं, और कितना मार्कअप जनरेट हुआ ब्रांच से ये लिखते हैं। क्या वही मार्कअप ग्रोस प्रॉफिट नहीं है? डेफिनेटली। तो देखो ओपनिंग स्टॉक तो बिके होंगे, तो उसका मार्कअप जो क्या है, इनकम बनेगी। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना है? ओपनिंग स्टॉक था अपने पास 60,000। जरा बताना 60,000, इससे मार्कअप निकालना हो, सिर्फ जो प्रॉफिट जुड़े वो निकालना हो। ये 160 पे वैल्यू हुआ होगा, 100 + 60 प्रॉफिट जोड़ के भेजता है हमको 160 पे, और इसमें प्रॉफिट कितना है? 60। ठीक है। सिमिलरली जो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ये कैसे निकलेगा? तो देखो 72,900 + 18 से दोनों पे निकलेगा। ठीक, 60 160 करना जरा। 72,900 + 18 से डिवाइड बाई 160 इंटू में 60, 2,80,000, सॉरी 28,013 रुपया। राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 12.5 आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बताओ। गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब हमें आया है 151,800, हमने रिटर्न कर दिया है 3,000 का। मैं नेट करके कर देता हूँ। ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया है ना 3,000 का, तो मैं नेट करके कर देता हूँ। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे 151,800 का और डेबिट साइड में 3,000 का कर सकते हैं। ठीक है, टू बताओ फटाफट। और क्या आएगा? नॉर्मल लॉस तो आएगा। कितना था नॉर्मल लॉस? 600। टू ब्रांच स्टॉक क्या? ऑथराइज रिडक्शन जो था ये, और बचा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। जो एक्सपेंस दिया हुआ है, एक्सपेंस पीएल में डाल देंगे। तो 22,500 + 55,800 -6 से -15 से -18,013, 41 48 187 आया। ये यहाँ पे आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट 48 187। करेक्ट। टू बताओ, एक तो एक्सपेंस, टू बताओ। पता है डिस्काउंट अपने लिए लॉस है, और इसको ऊपर चार्ज किया नहीं है ब्रांच एडजस्टमेंट में, तो कहीं तो होगा, पीएल में हुआ। पता है आपको बैड डेब्ट भी अपने लिए लॉस है। ठीक है, डिस्काउंट आई थिंक 15 से था, बैड डेब्ट 2,000 था। बैड डेब्ट कितना था? 2,000 था। और जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? एक्सपेंस दिया है 18,000, 18,000। तो ये क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। बताना जरा। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये बी नंबर, बी नंबर क्या है? सिंगल एंट्री। सिंपल है, कह रहा है
कि रमेश ने 3,30,000 अपने बैंक अकाउंट में 1 जनवरी 2021 को रखा व्हेन ही स्टार्टेड द बिजनेस, ठीक है, तो ये इनका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। ही क्लोजेज अकाउंट ऑन 31 मार्च 22, और शुरू के तो साल में देखो जनवरी में शुरू किया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बाद ही अकाउंट बंद करा, ठीक है। चलो, हिज सिंगल एंट्री बुक which is not maintained in any bank account from bank, in which he did not maintain any bank account for bank, ठीक है। अब सिंगल एंट्री है जिसमें बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं दिया है, कह रहा है बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रखा है, तो हम करेंगे, कोई बात नहीं। पोजीशन शो करता है ये, फ्रॉम 1 फरवरी 2021 ही बिगेन टू विड्रॉ दिस मच पर मंथ, ये उसका ड्राइंग है, कोई बात नहीं, ड्राइंग हटा देंगे कैपिटल में से। हिज अकाउंट विद बैंक, ये रहा, और बैंक का डिटेल दिया है कि उसके बैंक अकाउंट में इस फेज में कोई डिपॉजिट नहीं हुई, इतना विड्रॉ हुआ, और इस फेज में इतना डिपॉजिट, इतना विड्रॉ हुआ। अबव विड्रॉवल इंक्लूड पेमेंट बाय वे ऑफ चेक दिस मच ड्यूरिंग पीरियड दिस फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, कह रहा है ये जो विड्रॉल है ना, इसमें पहले साल में 2,20,000, और ये जो दूसरे साल का विड्रॉल है उसमें 66,000 मशीनरी परचेज किया है। तो और सारा विड्रॉल कैश विड्रॉल होगा, खर्चे के लिए है कि नहीं, बिजनेस चलाने के लिए, तो मशीनरी परचेज से एसेट का पता चलता है, ठीक है। डिपॉजिट आफ्टर दिस मच कंसिस्टेड होली बाय वे ऑफ सेल प्रोसीड फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, कोई बात नहीं। जो डिपॉजिट है, कह रहा है कि कस्टमर से जो हम सेल करते हैं वहां से जो पैसे आते हैं उन्हीं को हमने डिपॉजिट किया है, ठीक है, बाय वे ऑफ चेक। वन कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिटेड चेक दिस मच ऑन 25 मार्च 2022 इन बैंक अकाउंट ऑफ रमेश। रमेश हैज नो नॉलेज ऑफ दिस एंड दिस चेक इज नॉट इंक्लूडेड इन अबव डिपॉजिट। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे तो ये अलग से डालनी पड़ेगी डिपॉजिट, क्यों? रमेश को तो सिर्फ ये डिपॉजिट पता है, एक कस्टमर सीधा रमेश को ना देके उसके खाते में डाल दिया है, तो अकाउंट में तो होगा, तो ये डालनी पड़ेगी आपको अलग से। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ रमेश स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? दैट शो द करेंट पोजीशन ऑफ योर एसेट एंड लायबिलिटी। कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आपकी एसेट एंड लायबिलिटी की करंट पोजीशन दिखाए उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट बना दोगे तो दिख जाएगा, और 31 मार्च 21 को भी और 22 को भी, ठीक है। एंड वर्कआउट हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 21 को भी और 22 को भी, कोई बात नहीं। चलो, सबसे पहले तो हमें इसमें बैंक अकाउंट बनानी चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था ये? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? बी था। किसका बी था? 3 का बी था। चलो, अगर आप बैंक अकाउंट बनाओगे, ठीक है, 3 के बी में, तो कितना आपके बैंक बैलेंस आना चाहिए? देखो, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमने ओपनिंग किया है 3,30,000 से, करेक्ट। दूसरा चीज देखो, पहले जो ये बैंक अकाउंट शुरू में मैं जनवरी टू 31 मार्च 21 के लिए बना रहा हूं, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि हमें 2 पीरियड का पूछा है। एक तो ये 1 जनवरी 21 को शुरू कर रहे हैं तो 31/3/21, और दूसरा 31/3/22, दोनों पूछा है। तो पहले यहां तक का ट्रांजेक्शन देखते हैं। अभी इस पेज में कोई डिपॉजिट तो नहीं हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है, पर हाँ विड्रॉल हुआ है। विड्रॉल में कुछ मशीनरी के लिए हुआ है, तो बचा हुआ मैं कैश लिख दूं, कैश विड्रॉल, और फिर बचा हुआ कुछ बैलेंस सीडी बची होगी खाते में। चलो, टोटल विड्रॉल पता है आपको कितना हुआ है उस पेज में? 245,300, जिसमें से 2,20,000 मशीनरी के लिए विड्रॉ हुआ है। 2,20,000 मशीनरी के लिए हुआ है। बताओ, 245,300 में से 2,20,000 मशीनरी के लिए, तो बचा हुआ 25,300 है, अदरवाइज है। कितना बचा? तो यानी कि 84,700 31/3/21 में उसके पास बैंक में बैलेंस पड़े थे। अगले साल शुरू हुआ उसका, ये बैलेंस यहाँ कैरी फॉरवर्ड करोगे, ठीक। अब जब डिपॉजिट आया तो सन्ड्री डेटर के नाम से आप डाल सकते हैं कितना डिपॉजिट आया है, 253। एक बात याद करो, एक और डेटर था ना, क्या नाम था? सुरेश या महेश?
सुरेश। जिन्होंने इतना सीधा डिपॉजिट कर दिया, और जो विड्रॉल था उसमें सबसे पहले मशीनरी का था 66,000 बाई, आप लिख दोगे कैश और बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, चलो टोटल विड्रॉल कितने थे, तो टोटल विड्रॉल थे सेकेंड ईयर में 2,97,000। अब देखो 2,97,000 में से 66,000 मशीनरी के लिए, तो यानी कि 2,31,000 जो है ये क्या है, 2,31,000 जो है ये होगा आपको कैश विड्रॉल। बताना जरा, 347 प्लस 253 प्लस ये 43,400। ठीक है, जरा बताओ, अगर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएं कब, एज ऑन 31/3/21, तो क्या बनेगा देखना जरा। कैपिटल ये तो निकालना संभव ही नहीं है, तो ये बैलेंसिंग फिगर रख देंगे। ठीक है, इधर क्रेडिटर, एसेट लायबिलिटी का कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है ना अपने को, क्या दिया है, स्टॉक डेटर कैश क्रेडिटर। ठीक है, मशीनरी अपने ने परचेज किया है, स्टॉक डेटर कैश, बताओ एक बैंक भी आ जाएगा, और क्रेडिटर तो है ही, कितना है 2,900, 11 से 22 से, दो लाख 20 की मशीनरी थी, और कैश कितना है 84,700, यही आया है ना बैंक। बताओ कैपिटल बताओ। टू 3,23,400। ठीक है, चलो अगर आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे तो आपको पता है ओपनिंग कैपिटल में, अगर हम इस साल जो भी, मान लो कोई बिजनेस मैंने शुरू किया, ओपनिंग कैपिटल है मेरे पास, जितना भी नेट प्रॉफिट कमाऊंगा कैपिटल में जुड़ जाएगा, जो भी ड्रॉइंग करूंगा वो कैपिटल से घट जाएगा, तो आता है क्लोजिंग कैपिटल। करेक्ट, सही बात है, बोलो फटाफट से हाँ। तो अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल पता हो, ड्रॉइंग पता हो, नेट प्रॉफिट पता हो, सॉरी ओपनिंग कैपिटल पता हो, ये ओपनिंग कैपिटल पता हो, तो नेट प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग जोड़ दो और ओपनिंग कैपिटल घटा दो। तो देखो कैपिटल मुझे क्लोजिंग कैपिटल यानी कि शुरू के जो 3 महीने थे बिजनेस खत्म करने के बाद 31/3/21 और 1 जनवरी 21, यहाँ का कैपिटल मुझे पता है कितना है, ये रहा ना 323 4 से। ठीक है, इसमें अगर मैं ड्रॉइंग जोड़ दूं, ठीक, फरवरी से विड्रॉ किया ना, तो फरवरी मार्च 7 से 70 इंटू 2, बताना 15 से 40, और ओपनिंग कैपिटल घटा दूं, यानी कि कैपिटल एज ऑन 31/1/21, ये कितना था 3,30,000 से हमने अपनी बिजनेस शुरू किया था, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, बताओ। ठीक है, वैसे ही सेकेंड ईयर का अगर आप करोगे सेम ऐसे ही करना है। सेकेंड ईयर में देखो आपको दिया हुआ है, यहीं पे मैं करवा देता हूँ। सेकेंड ईयर में मशीनरी की वैल्यू कितना डाल दोगे,